नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और मुद्दे में आज बातचीत होगी चीन को लेकर। चालबाज चीन पर भरोसा नहीं। भारत और चीन के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। इस वजह से भारत अपनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस बार की सर्दी में भी तैनात रखने की तैयारी कर रहा है। यह लगातार 5वीं सर्दी होगी जब भारतीय सेना LAC पर तैनात रहेगी। सैनिकों को पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दुर्गम इलाकों में तैनात रखा जाएगा। हड्डियां गला देने वाली बर्फीली ठंड में भारतीय जाबाज LAC की निगहबानी के लिए तैयार है। भारतीय सेना सर्दियों की तैनाती की तैयारी में जुटी है। सर्दियों के लिए बड़े पैमाने पर सामान जुटाया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सेना की 7 कमानों के प्रमुख 9 और 10 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक में ऑपरेशनल स्टेटस की समीक्षा करेंगे। हालांकि तनाव कम करने और हालात सामान्य करने के लिए भारत और चीन के बीच कई दौर की राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है। इसमें कुछ प्रगति हुई है और मतभेद कम हुए हैं, लेकिन शीर्ष रक्षा सूत्रों ने बताया है कि जमीनी स्तर पर चीन की सेना पर भरोसा अभी भी बहुत कम है। चीन 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर अपनी सैन्य चौकियों को मजबूत कर रहा है और स्थायी किलेबंदी का निर्माण कर रहा है। यह दिखाता है कि कैसे चीन की सेना जल्द ही मई 2020 से पहले वाली जगहों पर लौटने की योजना नहीं बना रही है। चीन की सीमा पर हॉविट्जर, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम और लॉयटर गोला बारूद की अग्रिम तैनाती के बाद भारत अब लंबी दूरी की उच्च मात्रा वाली सटीक मारक क्षमता को शामिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की हथियार दुश्मन का काल बन जाएंगे। ये चीन के साथ युद्ध की स्थिति में निर्णायक साबित हो सकता है। इसके साथ ही ग्लोबल सप्लाई सीरीज व्यवधानों का मुकाबला करने के लिए अपने स्वदेशी गोला बारूद विक्रेता आधार का विस्तार भी किया जा सकता है। तो 5th विंटर्स और लगातार सेना का डिप्लॉयमेंट LAC पर होगा। पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी हुई तमाम सीमाओं पर घेराबंदी जारी रहेगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ संभवतः तमाम ऑपरेशनल कमांडर्स की मीटिंग भी होगी और इंडिया चाइना कमांडर्स के बीच भी हम आपको बता दें कि 19 फरवरी को पिछली मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में भारत ने जो प्रस्ताव रखे थे उसे चीन ने खारिज कर दिया था। सबसे चिंता की बात यह है कि 2020 के पहली वाली स्थिति जो 1975 से 2020 तक थी, जो एक्चुअल हमारा एक साझा समझौता था जिसके तहत हम एक दूसरे की सीमाओं के नजदीक नहीं जाएंगे, ना ही उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका ब्रीच हुआ 2020 में और उसके बाद से ही ये जो सीमा के ऊपर स्थिति है यह तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाती है, हर बार बातचीत होती है, लेकिन चीन पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। और इस बेहद संजीदा टॉपिक पर बातचीत करेंगे और क्या चीन अपनी हरकतों से जो बाज नहीं आ रहा है वह हमारे लिए चिंता का सबब है। इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब जुड़े हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ, तो वहीं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ गए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है सर हमारे शो में। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आप ही के पास आते हैं कि जिस तरह से सीमा पर लगातार हमारा टेंशन अब स्टैब्लिश हो गया है और 1975 से 2020 तक की जो स्थिति थी जिसमें हम एक दूसरे का काफ़ी हद तक सीमा पर सम्मान करते थे, 2020 में वह गलवान घाटी वाले इंसिडेंट के बाद जो ब्रीच हो गया, चीन हमेशा इस पर मुखर रहा है कि वो अपने अगल बगल के क्षेत्र को अनधिकृत तौर पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में लगातार 5th विंटर्स, सेना की डिप्लॉयमेंट, बर्फीली हवाएं, सर्दी और इस बीच हमारे जाबाजों को वहां फिर से सर तैनात रहना होगा। हम बातचीत तो बहुत कर रहे हैं,
राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर इन बातचीत के बीच भी भरोसा कायम नहीं किया जा सकता चीन पर। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं ब्रिगेडियर साहब? जय हिंद। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज ये 5वीं मतलब साल है जब हमारी जो ट्रुप्स हैं वो आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट में चीन के साथ डिप्लॉयड हैं। और वहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि वो जो टेरेन है वो भी काफी इनहॉस्पिटेबल है और वो खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है वो बड़ी बैटल हार्डन्ड आर्मी है। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो जेसीओज हैं, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इस आला दर्जे की है कि वो ऐसी विषम स्थितियों में भी अपना जो मोराल है उसको कायम रखती है। और क्योंकि आपने खुद बताया कि 1996 से 2003 तक इस तरह के काफी करार थे जिसमें कि कोई वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और खासकर जो इंडिविजुअल मैली है या जो धक्कम दुक्का की जो लड़ाई होती थी वो देखी जा रही थी। लेकिन गलवान ने इसका पूरा प्रारूप बदल के रख दिया। और अब जिस तरह से ट्रुप डिप्लॉयमेंट करीब 60 से 70 हजार तक का जो एडिशनल ट्रुप डिप्लॉयमेंट है वो भारत के लिए भी उसके स्टेट एक्सचेकर पे काफी खर्चा है। और चीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चीन के यहाँ जिस तरह की कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है वो उसके जो सोल्जर्स हैं वो इतने मतलब न तो वो एक्लेमेटाइज्ड हैं न बैटल हार्डन्ड है। तो हमारी जो सेना है वो तो बिल्कुल डटी हुई है और भारतीय सरकार ने काफी जो फैसिलिटीज हैं, एक हमारी जो फॉर्मेशन स्ट्राइक फॉर्मेशन थी उसको रीऑर्बिट करके वहां लगाया गया है। एक और फॉर्मेशन को कन्वर्जन के लिए तैयार किया गया है, वो भी चीन के बॉर्डर पे डिप्लॉय की जाती है। क्योंकि जब हम वहां पोस्टेड थे तो देखा जाता था कि साहब गैप्स बहुत थे डिफेंसेस में और उसका फायदा चीन उठाता था। और हम लोग क्योंकि हम एक शांति प्रिय देश हैं तो हमारा कभी ये मंशा नहीं रही कि साहब हम किसी की जमीन पे कोई कब्जा करने की कोशिश करें। और यही सरलता, यही हमारे जो सिद्धांतवादी जो हमारा नेचर था उसका चीन ने फायदा उठाया है। तो अब ये जितने भी डिफेंसेस में गैप्स थे उनको प्लग किया है। आप देखें ईस्ट में 17 कोर को रेज किया गया, स्ट्राइक कोर को, और यहाँ एक स्ट्राइक कोर को फॉर्मेट किया गया है, रीऑर्बिट किया गया है, और एक फॉर्मेशन को अगेन चीन के खिलाफ के लिए तैयार किया जा रहा है जो अगली समर्स तक वो बिल्कुल डिप्लॉय हो जाएगी। तो सर अब इस चीज से एक और चीज जानना बेहद जरूरी है कि क्या जो हम जितने टॉलरेंट हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, चीन लगातार उसका फायदा उठाता रहा है। और जो 2020 की घटना हुई थी, क्या सर अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि अब हम बिल्कुल वो स्कोप और गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे जिससे कभी भी रेपिटिशन उस तरह की घटना की हो सके? ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल कुणाल, आपने ठीक कहा। देखिए, जिस तरह की टैक्टिक्स चीन अख्तियार करता है वो है सलामी स्लाइसिंग। वो क्या करेगा कि 5 किलोमीटर अगर आपकी बाउंड्री में आ जाता है तो बहुत नेगोशिएशन और उसके बाद डिस्कशंस के बाद वो 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर खाली कर देगा तो बाकी की जमीन उसकी हो जाती है। तो यही चीज भारत को समझनी चाहिए, क्योंकि और खासकर जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, चाहे वो देप्सांग बल्च हो, चाहे वो और भी इस तरह के जो एरिया हो, कैलाश रेंजेस देखिए हमने उन्हें वापस कर दिया। ये भारत की एक बहुत बड़ी भूल रही है, क्योंकि जो हेलमेट टॉप वगैरह फीचर्स थे वो काफी स्ट्रेटेजिक थे। मोल्दो जो वैली थी, क्योंकि अगर चाइना कोई अटैक करता है तो मोल्दो गैरिसन से ही उसका अटैक आएगा, तो उसको हम बिल्कुल मतलब ओवरसी या उसको डोमिनेट किए हुए थे। तो भारत को ये नहीं चाहिए था कि साहब हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन भारत को अब अपनी जो प्रेजेंस है, चाहे वो सर्वेलेंस स्पेक्ट्रम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हो, चाहे फिजिकल डोमिनेंस हो जो LAC की, उस पर अपनी नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि चीन जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनको वो कभी खाली नहीं करेगा। जी ब्रिगेडियर साहब, और हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखना भी बेहद जरूरी होगा। हमारे साथ संजीव साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। संजीव साहब, पिछली वार्ता चीनी कमांडर्स के साथ 19 फरवरी को हुई थी। हालांकि भारत ने जो प्रस्ताव रखे थे बेनतीजा ही निकली बैठक, चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। हमेशा जो हठधर्मिता की बात आती है उसमें चीन हमेशा आगे रहता है। ऐसे में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि 75% हमने जो विवाद है उसको सुलझा लिया है। हालांकि क्लैरिफिकेशन बाद में आया कि हम अपनी आर्मी को जो मूवमेंट है उसके आगे पीछे उसकी बातचीत कर रहे थे। ऐसे में सर डिप्लोमेटिकली आप इस पूरे मसले को कैसे देख सकते हैं
और क्या इसका एक ऐसा सॉल्यूशन निकलकर सामने आ सकता है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए? क्या भारत उस स्थिति में है कि हम डिक्टेट कर सकें, और यदि नहीं है तो क्या कुछ करना चाहिए? संजीव साहब। देखिए कुणाल जी, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत एक जिम्मेदारी भरे व्यवहार के लिए जाना जाता है, लेकिन चाइना का जो चरित्र है उसको भी ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो बहुत अच्छी तरह से समझता है। और आज का ये जो नया भारत है वो चाइना के साथ बातचीत करने से पीछे नहीं हटता है। बातचीत की प्रक्रिया लगातार जारी है, चाहे वो कमांडर लेवल की टॉक्स हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय स्तर की WMCC की टॉक्स हो। लेकिन जो भी बातचीत भारत आज कर रहा है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है, शक्ति के साथ कर रहा है, क्योंकि ये जो भारत है इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूक। उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये जो चाइना है वो सुंजू की फिलॉसफी, जो सुंजू उनके जो 12वीं-13वीं शताब्दी के एक जो स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, उनके जो है फिलॉसफी के आधार पे वो चलता है। किसी भी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम ये होगा कि वो युद्ध बिना लड़े जीत लिया जाए, इत्यादि इत्यादि कि जो सुंजू के दिखाए गए जो अनेक कूटनीतिक रास्ते थे उसको ये चाइना के कम्युनिस्ट रूलर्स फॉलो करते हैं। और जाहिर है कि उनके जो पूरी रणनीतियों में उनकी कथनी और करने में बड़ा अंतर होता है। चाइना बयानों के माध्यम से, चाहे विदेश मंत्रालय के स्तर पे, अभी हाल के समय में भी चाइना ने एक बयान दिया कि रिश्ते भारत से कभी अच्छे हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, लेकिन वो जो बैठकें होती हैं उसमें चाइना कुछ अलग तरीके की बातें करता है। कई बार वो बैठकों में सकारात्मक बातें करता है लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाता। तो भारत का अप्रोच बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक चाइना अपनी कही गई बातों पर अमल करके नहीं दिखाएगा, जब तक चाइना कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाएगा, एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक भारत भी अगला कोई कदम नहीं उठाएगा। सर, बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह भी चाइना कभी कभी एक्ट करता है सर, मतलब बिल्कुल शांत रहेगा और अचानक से कुछ ऐसा कर देता है जिससे हमें काफी तकलीफ हो जाती है। ऐसे में सर चाइना का जो अप्रोच है, खासकर यदि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें या फिर जो भी बॉर्डर्स हमारे उसके साथ लगते हैं या फिर कूटनीतिक तरीके से भी जैसे वो बातचीत करता है, और आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, ऐसे में सर उसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ और ऐसे मजबूत देश हैं जिनके साथ अपनी स्थिति इतनी सुदृढ़ करनी चाहिए सो दैट वी आर एबल टू एक्चुअली डिक्टेट चाइना कि आप अपने हद में रहें, और वरना आपको परेशानी होगी। क्योंकि अब जिस तरह से रशिया के साथ उसके टाइज हैं, अब तो वो और भी मजबूत हो गया है सर, अब तो वो और किसी की बात सुनने को राजी नहीं होगा। देखिए कुणाल जी, चाइना के साथ जैसा कि मैंने कहा कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसके संबंधों को जो है मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करना अवश्य चाहूंगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की प्रक्रिया में चाइना का जो डिप्लॉयमेंट है, जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, उसके अकॉर्डिंग भारत का भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में चाइना ने जो भी अपने दिशा में अपने साइड में जो डिप्लॉयमेंट्स किए हैं उसी के अनुसार भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। बड़ी संख्या में हमारी भी ट्रूप्स वहां तैनात हैं। और दूसरा जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने का जो एक जरिया है वो है बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको आज का जो नया भारत है बहुत तेज गति से टाइम बाउंड मैनर में आगे बढ़ा रहा है। इस दिशा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का BRO है उसने हाल के वर्षों में शानदार कार्य किया है। भारत की सरकार ने BRO के बजट को कई गुना बढ़ा दिया है और BRO ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो बड़ी ऊंचे इलाकों में सड़कें बनाई है, टनल्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, मोबाइल टावर्स स्थापित किए हैं, जो हार्श विंटर की स्थिति में हमारे सैनिकों को रखने बेहतर से बेहतर वो ठीक तरीके से अपने आप को रख पाए, उसके लिए अत्याधुनिक बंकर्स भी बनाए जा रहे हैं। तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की डेवलप करने की प्रक्रिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत ही आवश्यक था और जिसको कि पिछली सरकारें इग्नोर किया करती थी। चाइना उसका लाभ उठाता था और जाहिर है कि पिछली सरकारों का जो अप्रोच था वो चाइना को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जो डील करने का आज का जो अप्रोच है वो नहीं था उस समय। जाहिर है कि उसका फायदा चाइना ने उठाया। तीसरी बात मैं अब कंप्लीट कर लूं कि जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने का जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने प्रश्न पूछा कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी गहरा कर रहा है भारत। क्वाड का जो इनिशिएटिव है, आपने देखा कि अभी हाल में अमेरिका में क्वाड की एक बैठक आयोजित की गई।
क्वाड की जो पूरी जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ रही है। उसी के साथ साथ आसियान के देशों के साथ अब भारत मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। भारत अपने जो मिलिट्री एसेट्स का जो इंडो पैसिफिक रीजन में अब ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी करने लगा है। और ये जो 3 तरीके हैं जिसके के माध्यम से अपने भारत अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है। इसी तरीके की जो सोच है अमेरिका भी रखता है, इसी तरीके की सोच जापान और ऑस्ट्रेलिया भी रखते हैं, ताइवान भी ऐसी ही सोच रखता है। और चाइना को शक्ति के साथ ही डील करना होगा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील करना होगा, ये सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र जानते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी, मैं इसको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाइना के मंसूबे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, कैसा भी वो किसी भी तरीके की साइलेंट या कोई हिमाकत करने की उसकी मंसूबे जरूर हों, और उसके अंदर जो एक डिसेप्टिव जो उसकी प्रवृत्तियां अवश्य हो सकती हैं। लेकिन आज का जो विश्व है, आज का जो भारत है, वो चाइना के हर एक मोमेंट पर क्लोज वॉच रखता है और उसको उसके मंसूबों में सफलता नहीं मिलने वाली, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, एक देश के नाते और देशवासी होने के नाते हम तो यही चाहते हैं कि हमारा देश सशक्त हो और कोई भी निगाह उठाकर हमारी तरफ ना देख पाए। लेकिन चिंता सर उस बात से भी होती है, कोरोना का वो काल था, ब्रिगेडियर साहब आपके पास आ रहे हैं, कोरोना का वह काल था और उस समय में चीन बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट बनकर उसने एक घात किया और उसके बाद उसने जो हस्तक्षेप किया वो आज भी मौजूदा स्थिति में काफ़ी हद तक जारी है। सर चिंता इस बात से भी होती है कि पहले हम 65 पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग करते थे, अब हम सिर्फ 26 पॉइंट्स तक भी बमुश्किल पहुंच पाते हैं, हमारी रीच कम हो गई है उस मामले में। सर हम क्या अपनी खोई ज़मीन, खोया इलाका, ये सब कुछ अब हमें भूल जाना होगा, क्योंकि चाइना ज़मीन नहीं छोड़ता है सर, और ये वो अपने हर पड़ोसी देशों के साथ करता है, आंख दिखाता है ड्रैगन। ऐसे में अब क्या हमारे पास जितनी ज़मीन बची है उसे ही सहेजना ज़्यादा जरूरी है, और जो खो गया क्या वो खो गया सर? हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जब तक हम एक इस तरह की नेशनल पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि हमें जो अपनी लॉस्ट जो लैंड है वो रीगेन करनी है, तो बिकॉज जिस तरह के वार्तालाप होते हैं, जिस तरह की हुकूमत होती है, जो बाकी देश हैं वो भी आपका नेशनल कैरेक्टर जो है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर अब आप देखिए इजराइल का ही आप मैं उदाहरण देता हूं, जब इजराइल का डिवीजन हुआ 1948 में, तब इजराइल के पास करीब 45% जगह थी और फिर PLO के पास या फिलिस्तीन के पास 55 थी। आज फिलिस्तीन 20% पे सिमट गया है। आपने देखा हमास का उसने क्या हश्र किया, अभी लेबनान का आप देखिए बिल्कुल लपेट के रख देगा इजराइल। तो जहां इस तरह की मस्कुलर नेशनलिज्म है, भारत को चाहिए कि केवल रिटोरिक से नहीं, अगर हम समझते हैं कि वो हमारी जमीन है तो हमारे पास इस तरह की कैपेबिलिटी है। चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि वो साहब कोई काइनेटिक ऑपरेशन या कोई लड़ाई आपसे लड़ने की पोजीशन में है, क्योंकि उसका एम आपसे लड़ाई करना नहीं है, आपको एंगेज करके रखना है। और वो ये चाहेगा क्योंकि उसका जो एम है कि 2050 तक वो सुपर पावर का दर्जा हासिल कर ले। और जहां तक ये फ्रेश वाटर की बात है, क्योंकि आप देखिए 2030 तक वो चाहता है कि 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब, 500 तो उसने बना लिया है ऑलरेडी, और उसके लिए उसको फ्रेश वाटर की जरूरत है। तो वो ये जो दैनचौक फनल है या देपसांग बल्ज है उनको कभी खाली नहीं करेगा। भारत को अपना जो कहते हैं ना कि दलगत नीति से उठकर एक नेशनल इंटरेस्ट में ये एक्शन लेना पड़ेगा। और यही बात पाकिस्तान की है। एक तरफ हम कहते हैं साहब बाइलेटरल ये मसला है, दूसरी तरफ हम इसे सुलझा भी नहीं पा रहे हैं, आज इतने वर्ष हो गए। तो हमें चाहिए कि अगर कोई हमें डिसीजन लेना है तो यकीनन उस पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। और हमने काफी मौके दे दिए हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो। अब एक्शन का वक्त है। और आप देखिए इजराइल को, पूरा विश्व एक तरफ है, इजराइल एक तरफ है। Exactly. और हाँ, और उसने अपना जो मंसूबा है उसने कहा कि साहब मैं दहशतगर्दी खत्म करके रहूंगा। आप देखिए नसरुल्लाह को किस तरह से, कहाँ वो बिल्कुल पाताल लोक में बैठा हुआ था, और बिल्कुल पिन पॉइंट उसके मतलब वो कहते हैं कि रेशा भी वहां देखने को नहीं मिल रहा है। तो जहां इस तरह की लगन होगी, जहां इस तरह की पैट्रियटिज्म होगी, वही देश सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये इजराइल के वजूद की बात है। और बिल्कुल हमास के चीफ को भी सर ईरान में जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया था, वह भी अपने आप में एक एग्जाम्पल था, मतलब ये सिखाने के लिए कि इजराइल जो कहता है वो वाकई में करता है। संजीव साहब, लेकिन एक और फैक्टर है जो काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है भारत के लिए, कि ये मैं कहता भी आया हूं और फिर कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पड़ोसियों के साथ जो संबंध हैं
वो कहीं ना कहीं चीन उस पर हावी होता जा रहा है। एक लेंडिंग कैपेसिटी है उसकी, पहले किसी को इतना पैसा देता है कि उसे लगता है ठीक है, और फिर वो चुकाने की स्थिति में नहीं होता है तो उसको पपेट्स की तरह यूज करता है। ये भी हमारे लिए एक चिंता का फैक्टर है। वीजा विज अब वो एक अलग सुपर पावर के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और रशिया के साथ उसके संबंध हैं। तो हम इस स्टेट में खड़े हैं कि हमें अपने बॉर्डर्स को भी बचाना है, हम इस स्टेट में खड़े हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते बेहतर करने हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कंपेयर टू चीन जो एडवांटेज में है। ऐसे में हमें हर मोर्चों पर लड़ना होगा, और क्या हर मोर्चे पर लड़ने के लिए हम तैयार हैं श्रीवास्तव से? देखिए कुणाल जी, भारत का जो अप्रोच है वो मैं ऐसा नहीं देखता कि हम कोई डिफेंसिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हमारा जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव है, हमारा जो अप्रोच है वो कॉन्फिडेंट है। और जहां तक चाइना के साथ जो आपने प्रश्न पूछा दत्ता साहब से कि जो रिमेनिंग एरियाज हैं जहां पर चाइना ने अभी इनकर्जन की स्थिति क्रिएट कर रखी है, उसको छुड़ाने की जहां तक बात है, तो जाहिर है कि ये भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि वो जो एरिया, जब तक कि वहां पर चाइना ने, चाहे वो देपसांग हो या देमचौक के एरियाज हो, वहां पर जब तक चाइना स्थितियों को एड्रेस नहीं करता, जब तक कि वो अपने इनकर्जन की स्थितियों को समाप्त नहीं करता, तब तक भारत और चाइना के संबंध नॉर्मलाइज नहीं होंगे। ये बात भारत के विदेश मंत्री की तरफ से भी, भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से भी समय समय पर की गई है। अभी तो हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने जो 75% की बात कही, जाहिर है कि वहां पर कुछ एरियाज में डिसएंगेजमेंट हुआ था, पैगोंगसो का, गलवान वैली का, गोगरा हॉट स्प्रिंग में इत्यादि में। लेकिन जो अन्य एरियाज हैं, डेमचौक और देपसांग के जो प्लेन्स हैं, वहां पर हालांकि वो थोड़े पुराने इश्यूज हैं, लेकिन उस एरिया पर भी जब तक चाइना अपनी जो इनकर्जन की जो स्थितियां हैं वो उसको एड्रेस नहीं करता, उसको रिजॉल्व नहीं करता, तब तक ये भारत और चाइना के संबंध सामान्य नहीं होंगे। संजीव साहब, मतलब चाइना तो रिजॉर्ट ही नहीं करता है ना इस चीज में, और हमारा टेरेन्स भी, चूंकि आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, जो अरुणाचल का इलाका है, सिक्किम है, लद्दाख है, ये टेरेन भी सर बहुत चैलेंजिंग है इसको मॉनिटर करने के लिए। और चीन 1914 में मैकमोहन लाइन, जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर मानते थे कि भाई ये दोनों पक्षों के लिए एक स्टैंडर्ड लाइन होगा और इसे हम दोनों मानेंगे, वो मैकमोहन लाइन का भी सम्मान नहीं करता है। तो ये तो ऑब्वियस है सर कि वो कोई स्टैंडर्ड्स को मानता ही नहीं है, उसे जो मन में आता है वो करता है। ऐसे एंटिटी से हम कैसे निपटें सर? कुणाल जी, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चाइना शक्ति के सामने उसको सिर झुकाना होगा। चाइना ने, आपने जो अन्य एग्जांपल्स दिए, मैं आपको डोकलाम का एग्जांपल देता हूँ। डोकलाम में चाइना सड़कें बना रहा था, भारत ने अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया, 73 डेज का आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हुआ, और उसके बाद चाइना के सामने अंत में कोई विकल्प नहीं था। एक ब्रिक्स की समिट आयोजित होने वाली थी और उसपे भी ये चाइना के अंदर ये इस तरह का शक आ गया कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री उसमें जो ब्रिक्स का सम्मेलन चाइना में होने वाला है उसमें वो नहीं भी जा सकते, और इस तरह के संकेत भारत की तरफ से दिए जा रहे थे। और चाइना को जब तक उसने अपनी रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को बंद नहीं किया, तब तक ये जो भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटी। और यदि 73 डेज क्या, यदि उसके पीछे 373 डेज भी लग जाते तो भारत की सेनाएं वहां रहती, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आज का ये जो नया भारत है उसका अप्रोच बिल्कुल अलग है कुणाल जी, और ये जो अप्रोच है जरा भी डिफेंसिव नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना की एक्टिविटीज चाहे जो भी हो जाए, भारत की सेनाएं आज चाइना से डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकता। ये बात समय समय पर भारत के नेतृत्व के द्वारा, मैं आज के नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, उसके द्वारा स्पष्ट की गई। बिल्कुल संजीव साहब, हमारा जो अप्रोच है बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और हम प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चाइना के साथ डील कर रहे हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल, और अभी नहीं तो कभी नहीं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी और अपने एक्सपर्टीज से बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे दर्शकों को ये पूरा टसल समझाने की कोशिश की, और वे आउट भी काफी हद तक हमने इसके बारे में बातचीत की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मुद्दा में जुड़ने के लिए। अब वह पुराना भारत नहीं है, पुराने संसाधन नहीं है, ना वह पुरानी जमीन, न पुराने लोग। अब हर कुछ नया है, नया तेवर, नया कलेवर। तो यदि चीन इस गलत फहमी में है कि वह अब भी वही कर सकता है जो उसने पहले किया है, तो यह उसकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, और भारत इसका पुरजोर जवाब देने के लिए लगातार तैयार है। मुद्दा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।